नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृति ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपकी इस नई क्लास में। 2 दिन पुरानी हो चुकी है क्योंकि 2 क्लास जा चुकी है हमारी, फिर भी नई क्लास ही कहेंगे क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो संस्कृत व्याकरण की यात्रा है। तो बच्चों देखिए, संस्कृत व्याकरण में हमने परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में हमने क्या पढ़ा है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, कि जो भी व्याकरण है उस व्याकरण का जो बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होती है, उसकी अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। तो वर्णमाला को हमने पूरी तरह से पढ़ लिए है, वर्णमाला के उच्चारण स्थान यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ लिया है। दूसरे क्लास में हमने, हमारा जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था संस्कृत व्याकरण का पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है संधि। संधि यानी कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। परिभाषा हमने ये की थी कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। तो उस परिवर्तन और विकार को हमने पढ़ा है कि क्या परिवर्तन होता है और क्या विकार होता है। विकार, परिवर्तन, बदलाव तीनों एक ही चीज है। तो हमने संधि के अंतर्गत देखिए 3 भेद पढ़े थे। संधि के कितने भेद होते? 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उन तीनों में से हमने सबसे पहले स्वर जो भेद है उसको पूरी तरह से पढ़ लिया है कि स्वर के 7 भेद होते हैं। 7 तरह की संधि को हमने स्वर माला में पूरी तरह से पढ़ ली है। 7 तरह की जो संधि है वो कौन सी है? पहली जो संधि आती है वो आपकी कौन कौन सी आती है? स्वर संधि के भेद में पहला भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि। चौथा है हमारा यण संधि। 5वां है हमारा अयादि संधि। 6वां है हमारा पररूप संधि और 7वां आता है हमारा पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि और पररूप संधि कई बच्चों के नहीं है क्योंकि सिलेबस अगर कम दिया है तो उनके सिलेबस में ये 2 संधियां नहीं होती है, लेकिन ये होती है कई बच्चों के है। तो हम यहाँ पर संस्कृत व्याकरण किसी पर्टिकुलर बोर्ड को नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी को पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये आपको जिनके कोर्स में आती है तो उन बच्चों को ये पढ़नी है। अब देखिए, कई बच्चे कहेंगे जैसे राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत क्या होता है कि इस बार 10th में स्वर संधि को हटा दिया गया है तो व्यंजन और विसर्ग संधि ही 10th बोर्ड में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्वर संधि नहीं पढ़नी है। क्या होता है कि एक शिक्षा का नियम होता है, ये सीखने का एक नियम होता है कि बालक सीख कैसे सकता है। बालक के सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है सरल से कठिन की तरफ, यानी कि पहले वो सरल चीजें कठिन सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे कठिनता की तरफ जाएगा। फिर वो पहले देखिए आपने क्या करा, जोड़ बाकी करे, जोड़ बाकी गुणा भाग सीखे, उसके बाद आप थीटा में चले गए हैं, आप उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में चले गए। तो कब सीखे? जब आपने जोड़ बाकी सीखे। तो सरल चीज सीखने के बाद ही आप कठिन स्तर पर जा सकते हो। अन्यथा अगर आपने सरल चीजें थी आपने नहीं सीखी है तो आप कठिन स्तर को हल नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए फिर हमेशा कठिन ही रहेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़नी है, उसके लिए आपको स्वर संधि पढ़ना अनिवार्य होता है। कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता और पूछा यही कह दिया जाता है भाई लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने, अगले साल पढ़ा होगा। भाई अगले साल किसने देखा पढ़ा या नहीं पढ़ा? कई स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स ये कह के चूक जाते हैं कि कहीं आगे पढ़ा होगा या अगले साल पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को, छात्रों को जो भी क्लास आई है आपको 3 बार पढ़ाना पड़े, 4 बार पढ़ाना पड़े और बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। आज की हमारी जो क्लास है वो है संधि का दूसरा टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि, यानी कि पहले भेद को हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में जितने भी भेद है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि नाम से चलती है, व्यंजन संधि के नाम के भेद है और वो सारे भेदों को आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर एक ही भेद रहेगा हमारा, वो है विसर्ग संधि, और उसको भी बहुत ही जल्दी हम 3 क्लास में ये पूरी संधि को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, आज हमारा सेकेंड लेक्चर के रूप में संधि का दूसरा भाग चलता है और जिसका नाम है व्यंजन संधि। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ये है बच्चों हमारी व्यंजन संधि। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि संधि करते समय इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसे इंग्लिश में प्लस बोलेंगे, ठीक है, ऐड बोलेंगे, और हिंदी में इसे धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन यानी धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है कि मतलब ये जोड़ता है। अब स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था कि प्लस के, धन के पहले और धन के बाद में दोनों जगह क्या था? स्वर था। तो स्वर का स्वर से मेल हुआ तो कौन सी संधि हो गई थी? ये स्वर संधि हो गई थी। कौन सी संधि हो गई थी? स्वर संधि हो गई थी कि स्वर का स्वर के साथ मेल हुआ तो ये स्वर संधि हो गई है। अब हम यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है यहाँ कि प्लस के पहले क्या होगा? व्यंजन होगा, और व्यंजन अनिवार्य है।
व्यंजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। और प्लस के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। प्लस के बाद वाला आप ऑप्शन में देख सकते हैं, लेकिन प्लस के पहले यहाँ पर व्यंजन होगा, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है और यही पहचान है। आपको स्वर और व्यंजन में कैसे पहचान करना है, वो यही पहचान है कि यहाँ पर प्लस के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर यानी कि बाईं तरफ अगर स्वर है तो वो स्वर संधि होगी, और प्लस के बाईं तरफ अगर व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगी। नंबर 3 की संधि आती है हमारी विसर्ग संधि, कि प्लस के पहले अगर विसर्ग है और यहाँ पर कोई भी वर्ण है, चाहे वो स्वर का वर्ण है या व्यंजन का वर्ण है, कोई भी होता है, यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, और यहाँ पर विसर्ग अनिवार्य है, यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए। तो इन दोनों में कोई संधि नहीं होती है, सिर्फ विसर्ग में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ आपका स्वर है या व्यंजन है, फिर से विसर्ग नहीं होगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो देखिए, इसको पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पहचान सकते हैं। और ये कैसे पहचान सकते हैं कि प्लस के इधर स्वर है तो स्वर संधि, प्लस के इधर व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्लस के इधर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। बस यही पहचान कर लीजिए, बहुत है, काफ़ी है इतना, काफ़ी आपके लिए इतना कि अगर आप ये चीज़ पहचान रहे हो तो जो संधि विच्छेद किए हुए हो उनका तो आप नाम लिख ही लोगे। अब जो संधि युक्त शब्द है उनका कैसे नाम लिखना है वो हम जब भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि ऐसे दो वर्ण जिसमें संधि हो रही हो, ऐसे दो वर्ण कोई भी होते हैं, क्योंकि प्लस के पहले और प्लस के बाद दो वर्ण होते ही है, दो वर्ण होते, दो वर्णों में संधि होगी, 3 वर्ण में संधि नहीं होगी और 1 वर्ण में संधि नहीं होगी, केवल 2 वर्णों में ही संधि होती है। कि ऐसे 2 वर्ण जिनमें संधि हो रही है, हो रही होती है, उसमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, साफ लिखा हुआ देखिए, आपको कहीं देखने की डेफिनेशन यहीं पर आ गई है। आप इस सूत्र से, इस लाइन से डेफिनेशन बना सकते हैं कि 2 वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। आप अपने मन से बना सकते हो और कोई गलत नहीं है अगर आप अपनी भाषा में भी डेफिनेशन लिखते हो, क्योंकि हमें इन्वर्टेड कोमा में कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। तो ऐसे 2 वर्ण जिसमें संधि हो रही होती है, उसमें से यदि पहला वर्ण, पहला कौन सा होता है? ये वाला, और दूसरा वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, तो इस प्रकार की संधि व्यंजन संधि कहलाती है। और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि जब हमने स्वर माला पढ़ी थी, स्वर माला नहीं वर्णमाला पढ़ी थी, तो वर्णमाला में आपने देखा था कि जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। और विसर्ग तो विसर्ग ही कहलाता है। तो ये वाली जो स्वर संधि पढ़ी है, हम इसको अच संधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अच संधि। और जो व्यंजन संधि है उसे हल संधि भी बोल सकते हैं। तो हल संधि आती है या व्यंजन संधि आती है ऑप्शन में। अगर एमसीक्यू में आता है कि हल संधि है या व्यंजन संधि है, तो आपके पास ऑप्शन आता है तो आपको हल संधि भी लिख सकते हो। आगे चलते देखिए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि व्यंजन संधि कैसे होती है। कि यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर व्यंजन होना अनिवार्य है यहाँ पर, और यहाँ स्वर भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम यहाँ पर कि जगत प्लस नाथ, ठीक है। क्या हो गया? जगत प्लस नाथ। अब यहाँ पर क्या है? स्वर है और स्वर के साथ में यहाँ व्यंजन भी है, तो हम इसे व्यंजन, क्या इसका कोई रोल नहीं है, अभी यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा। संधि सिर्फ इसमें होगी। इसमें कैसे संधि होगी कि ये जिस संधि का उदाहरण है, उस संधि का जो नियम है वो ये चलता है कि यदि प्लस के पहले यानी कि पहला वर्ण किसी वर्ग का है, ये वर्गीय व्यंजन में आता है कि किसी वर्ग का है, और दूसरा वर्ण उसी वर्ग का या फिर किसी और वर्ग का 5वां या तीसरा वर्ण है, तो जो यहाँ पहला वर्ण है वो उसी का 5वां हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, कि यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा? जग। अब ये न है इसलिए ये भी आधा न हो जाएगा, क्योंकि ये आधा त है, आधा त है इसलिए आधा न हो गया। और ये नाथ आप एज इट इज लिख लोगे, तो ये क्या हो गया? जगन्नाथ। क्या हो गया? जगन्नाथ। तो ये है हमारी व्यंजन संधि, जिसमें यहाँ तो व्यंजन होना अनिवार्य है, यहाँ पर क्या होगा? व्यंजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा? या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा,
ठीक है। अब देखिए सेम एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये तो हमारा व्यंजन था, अब हम स्वर का उदाहरण लेते हैं। तो स्वर का उदाहरण हम ऐसे लेते हैं कि यहाँ तो आ गया हमारा जगत और प्लस यहाँ पर आ गया हमारा ईश। अब ईश क्या है, पहले यहाँ क्या था व्यंजन, अब यहाँ क्या आ गया है स्वर। अब स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन का जो मेल हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि ये कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण, पहला वर्ण। वर्गीय व्यंजन में देखते हैं तो हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 में से आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ण है, ठीक है। यदि यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण आता है और यहाँ पर कोई स्वर आता है, यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण और यहाँ पर कोई स्वर आता है, तो ये वर्ग का पहला वर्ण तीसरा हो जाएगा। 1 का 3 और 3 के 1 का नियम चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, जग। अब इसका तीसरा वर्ण कौन कौन सा है, त थ द लिखेंगे, वो भी क्या, आधा। अब आधे वर्ण में हमने ई की मात्रा लगा दी, बड़े ई की मात्रा, और ये बन गया हमारा जगदीश। ठीक है, जगदीश, जगत धन ईश जगदीश और जगत धन नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ कब बना, जब यहाँ पर अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन का मतलब होता है पंचम अक्षर है। क्या है, पंचम अक्षर। पंचम अक्षर का मतलब 5वां वर्ण है, कोई भी, चाहे अंग हो, चाहे ई हो, चाहे अण हो, या न हो या म हो, इनमें से अगर कोई वर्ण है यहाँ तो ये वाला जो वर्ण है वो इसी का आधा रूप हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई स्वर है तो ये वाला वर्ण तीसरा हो जाएगा और संधि विच्छेद करते समय ये तीसरा वर्ण फिर से पहला हो जाएगा और अपनी इस मात्रा के साथ में दूसरा जो शब्द है वो अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि होती है, ये व्यंजन संधि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अब चलते हैं हम यहाँ पर व्यंजन संधि के भेद। अब व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, यहाँ व्यंजन संधि के 5 भेद बताए हैं। एक भेद और होता है जिसका नाम होता है अनुनासिक, उसको कई बार काउंट नहीं करते हैं, अनुनासिक। अब ये जो अनुस्वार है इसी का ही दूसरा रूप होता है। अनुस्वार ऐसा होता है, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, इस अनुस्वार को ही यहाँ अनुनासिक रूप में जोड़ दिया जाता है। तो वैसे मुख्यतः 5 भेद ही होता है। इस अनुनासिक को हम एक्स्ट्रा तौर पे पढ़ेंगे कि बाय चांस अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा है हमारा यहाँ पर, स्तुत्व संधि। कौन सी है, स्तुत्व संधि। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्तुत्व संधि। स्थूत्व संधि नंबर 2 की जो आती है स्थूत्व संधि, नंबर 3 की आती है जश्त्व संधि, नंबर 4 की आती है चर्त्व संधि, आधा त आएगा यहाँ पर, और नंबर 4 की, और ये अनुस्वार संधि क्या आ जाएगी, अनुस्वार संधि नंबर 5 की। और एक संधि हम और पढ़ रहे हैं नंबर 6 की, अनुनासिक संधि। ठीक है, तो कौन कौन सी संधियां हो गई है, स्तुत्व संधि, स्थूत्व संधि, जश्त्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि और अनुनासिक संधि। तो इन संधियों को आज हमें पढ़ना है और सारा का सारा आज हम एक ही क्लास में करने वाले हैं, कोई भी अलग से क्लास हम नहीं लेने वाले इसकी। आगे चलते हैं। अब हमारा जो पहला भेद है वो क्या है, स्तुत्व संधि। अब देखिए स्तुत्व संधि का सूत्र भी दिया गया है, स्तो स्तुना श्चः। क्या दिया है, स्तो स्तुना श्चः। ये तो सूत्र है संस्कृत में, ये आपके आने वाला नहीं है। ये जब लिटरेचर संस्कृत लोगे आप, जो भी एक संस्कृत विषय लेंगे कक्षा 10 के बाद में, उनके लिए सूत्र इंपॉर्टेंट होता है कि उस सूत्र की व्याख्या की जाती है और बताया जाता है कि इसका मतलब क्या है। इसी सूत्र में पूरी डेफिनेशन छिपी होती है। तो यहाँ देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सूत्र से जब सकार, सकार का मतलब क्या होता है, स। जैसे वकार, हमने वकारस्य व पढ़ा था, वकारस्य व पढ़ा था, ऐसे ही सकारस्य स। सकार और त वर्ग, ये रहा हमारा त वर्ग। सकार मतलब स और त वर्ग यानी कि त थ द ध न, वर्गों के पहले अथवा बाद में शकार और च वर्ग आता है। इन वर्गों के पहले या तो पहले आता है या बाद में शकार और च वर्ग आता है। शकार का मतलब क्या होता है, श, और च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इय। वर्ण आते हैं तब सकार एवं त वर्ग के स्थान पर शकार एवं च वर्ग हो जाता है। अब देखिए बहुत सरल है, क्योंकि मैंने पढ़ रखी है इसलिए मुझे सरल लग रही है। मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी है तो आपको ये जो डेफिनेशन है बहुत कन्फ्यूजन वाली लग रही है, मुझे मालूम है अच्छे से। अब मैं इसको साधारण भाषा में, ये भी साधारण भाषा में लिखी गई है, लेकिन सकार, शकार, त वर्ग और ये इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सीधी सरल भाषा में मैं आपको एक बात बताऊंगी कि यहाँ लिखा हुआ है स, यहाँ लिखा हुआ है स, त, थ, द, ध और न। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ हमने कोई संधि की है और संधि के यहाँ पर, यहाँ देखिए या तो पहले
या बाद में, ठीक है, या तो पहले आता है इनमें से कोई भी एक वर्ण, इन 5 6 में से, इन 6 में से ही आएगा और कोई नहीं, है ना। इन 6 में से कोई भी वर्ण या तो यहाँ आता है या यहाँ आता है, यानी कि या तो पहले आता है या बाद में आता है। क्या बोला है? वर्गों के पहले या फिर बाद में आता है। तो इनके स्थान पर हम स्तुत्व संधि कर रहे हैं, इनके स्थान पर स के स्थान पर ये वाला श बन जाएगा और त के स्थान पर च वर्ग आ जाएगा, च छ ज झ और इया। अब देखिए कैसे आएगा कि स है तो श हो जाएगा, त है तो च हो जाएगा, थ है तो छ हो जाएगा। पहले नंबर का है तो पहले नंबर का चेंज होगा। कैसे पहले नंबर का है? यानी कि त वर्ग का पहला वर्ण त है, तो जब चेंज होगा च वर्ग में आएगा तो च वर्ग का भी पहला आएगा। अब मान लीजिए कोई शब्द ऐसा है, कोई जिसके अंदर त वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो चेंज करते समय जब हम स्तुत्व संधि को चेंज करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे या संधि बनाएंगे, तब क्या होगा? संधि विच्छेद करते समय तो ये वाली लाइन आएगी। ये किस में आएगी? विच्छेद के समय। विच्छेद के समय जब शब्द अलग अलग होते हैं। और ये कब आएगा? संधि के समय, जोड़ने के समय, संधि के समय। या आप याद रख लीजिए कि विच्छेद के समय ये आता है और जब हम विच्छेद को संधि बना लेते हैं तब ये आता है, ये वाली लाइन आएगी। तो स की जगह श आ जाएगा, त की जगह च आ जाएगा, थ की जगह छ आ जाएगा, द की जगह ज आ जाएगा, ध की जगह झ आएगा और न की जगह ई आ जाएगा। ये सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग आ जाएगा। स और श समझ में आ गया आप लोगों को कि स को सकार बोला जाता है, श को शकार बोला जाता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं, हम इसी का एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं? हमने यहाँ लिखा सद। क्या लिखा? सद। इस अंडरलाइन को रफ करना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। सद लिखा और यहाँ हमने लिखा जन। अब देखिए यहाँ प्लस के पहले पहले जो हमारा वर्ण है, इससे और इससे तो कोई लेना देना होता ही नहीं है किसी को भी। कोई भी संधि हो, चाहे स्वर हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे व्यंजन हो, इससे इनके प्लस के पहले दो वर्णों का ही लेना देना होता है, इनमें ही संधि होती है, इनमें ही व्यापार होता है। बाद के जो वर्ण होते हैं हम इसको एज इट इज लिख दो, ये न लिख दिया, ठीक है, स और न लिख दिया। द और ज में हमारी संधि होगी। तो द और ज में क्या संधि होगी कि यहाँ पर द लिखा और द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। त वर्ग का कौन से नंबर का है? ये तीसरे नंबर का। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर कौन सा वर्ण है? ज है। ज कौन से वर्ग का है? च वर्ग का। च वर्ग का कौन सा रूप है? ये भी तीसरा वर्ग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो त वर्ग का तीसरा वर्ण है उसे च वर्ग का तीसरा ही बनाना है, क्योंकि ये आधा व्यंजन है तो उसे भी आधा ही व्यंजन बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? स तो लिख दिया, अब च वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है? ज। अब द आधा था इसलिए ज भी आधा लिख दिया और ये ज वापस लिख के और सज्जन बन गया। समझ में आया सभी को कैसे बना? सद प्लस जन सज्जन बन चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे एक बार से समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ लिखा हमने हरीश। क्या लिखा? हरीश। फोकस आपका इस हरी पे नहीं जाना चाहिए, प्लस के पहले वाले वर्ण पे जाना चाहिए, इस पे कि क्या है ये? स मीन्स सकार, ये रहा। उसके बाद यहाँ लिखा है शेते। अब शेते क्या हो गया है? श मीन्स शकार, ठीक है। शेते च वर्ग का शकार हो गया है और यहाँ पर क्या है? सकार है, त वर्ग का सकार है। तो क्या नियम बन रहा है कि अगर ये स है तो ये श हो जाएगा, तो हमारा ये वाला स क्या बन जाएगा? शकार बन जाएगा। ये आधा स है तो वो भी आधा श बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हरी ऐसा का ऐसा लिख लेंगे और इस आधे स को इस आधे श में कन्वर्ट करेंगे, ये श बन गया है। और ये ऐसा का ऐसा फिर से लिख लेंगे, ये क्या बन गया? हरीश शेते। ये है हमारी कौन सी संधि? ये स्तुत्व संधि है, जिसमें स और तकार त वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए। डेफिनेशन याद नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये याद रखना है। ये याद रख लिया मतलब पूरी डेफिनेशन है। स की जगह श, त की जगह च, थ की जगह च, ये आपको याद रखना है सारे के सारे। अब एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, देखिए। दुस प्लस चरित्र। क्या बनाया हमने? दुस प्लस चरित्र। इनको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। दुस प्लस चरित्र। अब दुस प्लस चरित्र कैसे हो गया? अब देखिए एक और उदाहरण देखते हैं हम यहां पर। दुस प्लस चरित्र।
अब दुष् प्लस चरित्र को कैसे हल करेंगे, हमें क्या देखना है, ये स और ये च देखना है। इस स को क्या बनाना है, यहाँ लिख लेते, फिर से आपको ध्यान में रखना है कि स और त वर्ग, मैं शॉर्ट में लिखूंगी तो श और च वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीज हो जाएगी। तो दुष् प्लस चरित्र में च तो क्या है, च वर्ग ही है, क्योंकि च्युत्व संधि है, तो इस च्युत्व संधि में ये च वर्ग पहले से है। तो आपको क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे इस स का क्या हो जाएगा, ये वाला श हो जाएगा, तो ये वाला श हम आधा लिखेंगे दुष्चरित्र, ऐसा ही लिखा जाता है दुष्चरित्र आपका, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे तत् प्लस च, और तत् प्लस च का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ च है इसलिए ये अपना पहला वर्ण है, तो ये पहला वर्ण इसी का पहला वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तच्च, तच्च, ठीक है। ये इस तरह से आपकी संधि हो जाएगी। एक और देख लेते हैं हम, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे उत प्लस चारण, क्या बन गया, उत प्लस चारण, तो ये क्या बन जाएगा, ये त वर्ग क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, तो त का च हो जाएगा, त आधा है तो च भी आधा हो जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ फिर से त लिख दिया, ये बन जाएगा आधा च फिर चारण, क्या बन गया, उच्चारण। उसी तरह से देखिए और है यहाँ पर उद प्लस जवल, उद प्लस जवल, क्या हो गया, उद प्लस जवल, तो उद प्लस जवल क्या हो जाएगा, ये तीसरा वर्ण है और ये च वर्ग का ही है, ये तीसरा वर्ण किसका, त वर्ग का, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ज, तो द आधा है तो ज भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा उज्ज्वल, क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। और उज्ज्वल आपने देखा है तो कैसे बना है, उच्चारण कैसे बना है, तो ये है हमारी च्युत्व संधि, जिसमें स और त वर्ग के स्थान पर, स व त वर्ग के स्थान पर श व च वर्ग हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है, ये ही मेन है और कुछ भी मेन नहीं है। ये हो गई हमारी च्युत्व संधि। आगे चलते हैं बच्चों, हमारी स्थूत्व संधि, दूसरे नंबर की जो संधि है वो कौन सी है, स्थूत्व संधि, और ये हमारी पहले नंबर की संधि थी। स्थूत्व संधि का जो सूत्र है वो क्या है, स्थूना स्थू, क्या है, स्थूना स्थू, ये है, और इसकी पूरी ये जो स्थूना स्थू की जो व्याख्या है वो है हमारा ये डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि सूत्र से जब सकार, फिर आ गया हमारा यहाँ पर क्या आ गया, सकार मीन्स स, आपको ध्यान रखना है सकार मीन्स स, एवं त वर्गों से पहले और त वर्ग, त थ द ध और न, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्यंजन ही होते हैं, हम इसको वर्णमाला में किस रूप में लिखेंगे, व्यंजन रूप में लिखेंगे, कि जब सकार एवं त वर्गों से पहले या बाद में, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर त वर्ग है या पहले है या बाद में है, तो शकार एवं ट वर्ग आते हैं, तो सकार व त वर्ग वर्गों के स्थान पर क्रमशः शकार और ट वर्ग वर्ण हो जाएंगे। तो इसके इस अनुसार इस च्युत्व संधि में क्या था, श और च वर्ग हो गया था, क्या हो गया था, श और च वर्ग हो गया था। लेकिन यहाँ स्थूत्व संधि का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि प्लस के पहले और या प्लस के बाद में है, तो यहाँ इस स का श हो जाएगा और ये हो जाएगा ट ठ ड ढ और अना। देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये वाला चीज बता रही हूँ। पूरी डेफिनेशन को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन रटेंगे, उसको याद करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, इस च्युत्व संधि में चू क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब वर्ग पढ़ रहे थे तो संस्कृत में जो वर्ग होते हैं वो क्या होता है, संस्कृत में वर्गों को क वर्ग को कु बोला जाता है, च वर्ग को चू बोला जाता है, और ट वर्ग को टू बोला जाता है, त वर्ग को तू बोला जाता है, और प वर्ग को पू बोला जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, पहली संधि में हमने क्या देखा था, च्युत्व, तो चू यानी च वर्ग, श यानी श, इस च्युत्व संधि हो गई है। देखिए मैंने इसको इस भाषा में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर इस च्युत्व संधि को क्या लिखा है हमने, इस च्युत्व, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो श और च वर्ग हो जाएगा, क्या, श और च वर्ग हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो यहाँ क्या हो गया है, स्थूत्व संधि, तो स्थूत्व संधि ऐसे लिखते हैं, स्थूत्व संधि,
ठीक है, तो ये हो गया षटकोण वाला आधा श और ये 2 यानी कि ट वर्ग हो गया है। तो अगर स और त वर्ग आते हैं तो श और ट वर्ग हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, आपकी जो संधि है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। अब चलते बच्चों, कैसे स्थूत्व संधि बनेगी, कैसे श का सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और ट वर्ग हो जाएगा। हाँ, तो सकार क्या हो गया है, ये हमारा सकार मीन्स स और त वर्ग, ठीक है, त का त, थ, द, ध और न, ठीक है, ये हो गए हमारे, और ये सब व्यंजन है। इसी तरह से शकार, शकार क्या हो गया, ये वाला षटकोण और ट वर्ग। अब इसी से हमें क्या बनाना है, संधियां बनानी है, ट, ठ, ड, ढ और न। मैंने जब वर्णमाला पढ़ाई थी तब आपको क्यों कहा था कि आपको सीक्वेंस याद रखने हैं, वर्ण याद रखने हैं, सारे क्यों याद रखने हैं। आपको अब याद आ रहा होगा कि मैम ने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ वर्णमाला ही पढ़ रहे हैं हम, तो LKG में चले गए हैं, नर्सरी में चले गए हैं, वहाँ पर यही पढ़ाते हैं। तो हमें तो वर्णमाला याद रखनी है, क्योंकि वर्णमाला याद नहीं रखेंगे तो हमारा जो ये संधि बनाने का तरीका ये सब गलत हो जाएगा। अब देखिए, हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हम कौन कौन से देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, उदाहरण हमारे रामस प्लस षष्ठ, ठीक है, तत् प्लस टीका, इश प्लस तह, दृश्य प्लस ती, ठीक है। और उदाहरण लिख लेते हैं और थोड़े से और लिख लेते हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष प्लस त, कृष प्लस न, और हो जाएगा हमारा यहाँ पर षट प्लस आनन, ठीक है, और हो जाएगा। चलो, तो ये सारे उदाहरण है। अब इन उदाहरणों को हम करेंगे। तो देखिए, रामषष्ठ, अब रामषष्ठ में देखिए कौन कौन सा है कि रामस में यहाँ पर स आ गया, इस स को हमें क्या बनाना है, ये वाला श बनाना है। क्या बोला है, ये स ये श हो जाएगा। तो और ये वाला षष्ठ तो है ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रामश, रामश हो गया, आधा श बनाया, फिर पूरा श बनाया, फिर ये ऐसा का ऐसा लिख देंगे, रामषष्ठ। क्या बन जाएगा, रामषष्ठ बन जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, त, और यहाँ का ऐसा का ऐसा लिख लो। अब इस त और टी में संधि होगी, तो त और टी में कैसे संधि होगी, तो ट तो पहले से ये ट वर्ग तो ये आ गया, तो ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हम स्थूत्व संधि पढ़ रहे हैं, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग पढ़ रहे हैं। बस हमें क्या करना है, ये जो आधा त है त वर्ग का, इससे ट वर्ग का आधा ट बनाना है। तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, ये आधा ट बनाया और ये टी का हमने ऐसे लिख दिया। आप इस तट टी का क्या बोलते हैं, इसको तट टी का को ऐसे भी लिख सकते हो, तट टी का, क्योंकि आधा रूप है ये। आगे चलते हैं, ईश प्लस त। अब ईश कौन सा है, आधा, हमने आधा लिखा। अब ये तो श वही शकार वाला है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये जो त है ये चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, क्योंकि त वर्ग है वो क्या बन जाएगा, ट वर्ग, तो हम क्या लिख लेंगे, इसी का पहला रूप, और ये बन जाएगा इष्टः। क्या बन गया, इष्टः। इसी तरह से ये देखो क्या बन गया है, दृश, द्र, और ये आधा श। अब ये आधा श हमने लिख दिया है। अब ये ती है, ती क्या बन जाएगी, यहाँ पर टी बन जाएगी, तो ये क्या बन गया, दृष्टि। क्या बन गया है, दृष्टि। आगे देखिए, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस तह, बोलने में ही हमें पता चल रहा है कि क्या बनने वाला है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ऊ लिखेंगे, ऊ आधा क और क्र, यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे। अब ये जो श है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे श में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये त कन्वर्ट हो जाएगा ट में, और ये बन गया उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट देखिए कैसे बनता है। आगे देखिए, पेश धन टा, तो पेश का हम पे और आधा श ऐसा कैसा लिख लेंगे, क्योंकि शकार आया है, और ये जो ता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टा में, तो क्या बन गया है, पेष्टः। क्या बन गया, पेष्टः। इसी तरह से कृष, अब ये जो कृ है ये ऐसा ही आएगा, लेकिन ये जो श है वो इस शकार में चला जाएगा, षटकोण वाले में, तो ये आधा श आ जाएगा। अब ये न,
न किसका पंचम अक्षर है, त वर्ग का पंचम अक्षर है, तो त वर्ग के पंचम अक्षर की जगह कौन सा न आएगा, ये अण आ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया है, कृष्ण। ठीक है, बना। आगे चलते हैं षट। अब षट कौन सा वर्ण है, षट ये नहीं आएगा है ना, ये वाला इसका उदाहरण नहीं है, ये इसका उदाहरण नहीं आता है। तो यहां देखिए हमने पूरी ष्टुत्व संधि पढ़ ली है। ष्टुत्व संधि में क्या हुआ है कि सकार या शकार भी हो सकता है ना, शकार भी हो सकता है, हम दोनों लिख लेते हैं कि श भी हो सकता है और स भी हो सकता है, उसके स्थान पर श आएगा। तो जहां भी स और श थे, रामस में आया था तो श बन गया, इसी तरह से यहाँ श आया, ये श आया तो वो श बन गया है। और जो ऑलरेडी पहले से ही श षटकोण वाला है तो वो परिवर्तित नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर वर्ण के पहले या बाद में सकार या शकार या त वर्ग आता है तो उसके स्थान पर शकार और ट वर्ग हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गई हमारी ष्टुत्व संधि। आगे चलते हैं, नंबर 3 की हमारी आती है जश्त्व संधि, जश्त्व संधि। तो जश्त्व संधि देखिए क्या है कि जलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। तो झलाम क्या होते हैं, झल प्रत्याहारा वर्ण होते हैं। क्या होता है, जल प्रत्याहारा वर्ण होते हैं, और प्रत्याहारा वर्णों के बाद के अंतर्गत ही इसको बताया गया है। तो सूत्र द्वारा पदांत झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों, यहाँ लिखा है वर्णों, वर्षों नहीं है, वर्णों के वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, कोई भी वर्ग, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे वो च वर्ग हो, चाहे वो ट वर्ग हो, चाहे वो त वर्ग हो या फिर प वर्ग हो, इन पांचों में से कोई भी वर्ग हो, उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 वर्ण बोले हैं कि झलाम वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। बस इतना तक ध्यान रखना है। वर्ण 4 वर्ण तथा श श स ह ये आते हैं। वर्णों के स्थान पर जश यानी कि ज ब ग ड द। अब ये जब ग द क्या आया है आपको मैं बताऊंगी कि देखिए क्या आया है, च छ ज, यानी कि जब ग दड़ तो क्या हो गया है, इसको एक बोलने के लिए इसको उल्टा सीधा करके एक सेंटेंस बनाया है, एक शब्द बनाया है। बाकी होता ये है कि हमने यहाँ लिखा है क ख ग घ और अंग, तो इसका ले लिया तीसरा, इसका ले लिया हमने ज तीसरा, इसका ले लिया फिर हमने ड तीसरा, फिर इसका ले लिया हमने यहाँ पर द तीसरा और इसका ले लिया हमने ब तीसरा। तो कौन कौन से आए हैं, ग ज ड द ब, गजदड़ब। तो गजदड़ब को जबगदड़ बोल दिया है और कुछ नहीं बोला है। तो नियम क्या कह रहा है देखिए कि अगर पदांत झल प्रत्याहारा के अंदर, कोई भी झल प्रत्याहारा के अंदर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है या फिर श श स ह आता है तो उनके स्थान पर ये तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चाहे उसका पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा होता है, चौथा आता है, ये नहीं है, इस पांचवे को नहीं गिना है। ठीक है, क्या बोला है, ये हमारा प्लस है और प्लस के पहले, प्लस के जो पहले है वहां पर कौन सा आ गया है, क आ गया है, पहला आ गया है, दूसरा आ गया, यहाँ पर पहला, दूसरा, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आ गया है। तो इनके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ये तो विच्छेद कर, ये तो हम जोड़ते समय, संधि करते समय तीसरा हो जाएगा, संधि करते समय, और विच्छेद करते समय जो भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण था वो सारा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो देखिए एक उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वाक प्लस दानम। क्या लिखा हुआ है, वाक प्लस दानम। तो हमें ये देखना है कि यहाँ कौन सा वर्ण है, क वर्ग, और कौन से नंबर का है, पहला। यहाँ कौन सा वर्ण है, द वर्ग, और कौन से वर्ग का है, त वर्ग का, और त वर्ग का कौन सा है, ये तीसरा है। तो क्या हो गया है, ये पहला है और ये तीसरा है, तो इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा, इसी का, ये भी तीसरा हो जाएगा। और तो क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, क वर्ग का तीसरा ग हो जाएगा। तो क आधा है, क हमारा आधा है, तो वा, क के स्थान पर इसका तीसरा वर्ण लेंगे, क्या हो जाएगा, ग, और ये दानम आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे, वाग दानम। क्या हो गया है, वाग दानम। ऐसे ही देखिए एक उदाहरण और देखते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ उदाहरण देखेंगे। जैसे
क्या लिखा हुआ है? बुद्धि। क्या लिखा हुआ है? बुद्धि लिखा हुआ है। अब बुद्धि कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर? अब देखिए क्या आया हुआ है? द आधा आया हुआ है। तो हम जो बुद्धि लिख रहे हैं ये तो हमें संधि विच्छेद करना है। बुद्धि संधि विच्छेद, बुद्धि का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ हमने लिख लिया ध प्लस ये हो गया हमारा धी। ये क्या हो गया है? धी हो गया है। तो बुद्धि जब हुआ है, क्योंकि ये कौन सा वन है? चौथा। अब ये भले ही यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, इसमें क्या बोला था कि पहला भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है और चौथा वन भी आ सकता है। भले ही कोई भी वन आए, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? पंचम वन नहीं आना चाहिए, पांचवा जो वन है वो नहीं आना चाहिए। तो वो नहीं आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? जो भी वन है वो जिस भी वर्ग का है उस वर्ग का तीसरा वन हो जाएगा। तो ये जो बुध धन धी आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? हमने यहाँ लिखा बू, और ये जो ध है वो आधा द बन जाएगा, और ये हमारा धी बन गया है। तो क्या बन गया है? बुद्धि। आप बुद्धि को ऐसे भी लिख सकते हो और बुद्धि को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा हमारा क्या? वाक दत्त। क्या बन गया है? वाक दत्त। अब द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। कौन सा वन है? ये तीसरा वन है। क वर्ग का पहला वन है। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? देखिए क का आधा तीसरा वन बन गया है, और ये बन गया है दतः, वाग्दतः। क्या बन गया है? वाग्दतः। एक और उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। ये बन गया हमारा दिक्, और प्लस ये बन गया हमारा दर्शनम। क्या बन गया है? दर्शनम। तो इसका जो संधि होगी वो क्या होगी? दिक्। अब दिक् के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इस पहले वर्ण का तीसरा। तो पहले वर्ण का तीसरा क्या होता है? ग। आधा ग यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो गया पूरा। अब इस दर्शनम को एज इट इज आप उतार ले, तो क्या बन जाएगा? ये दिक् दर्शनम। क्या बन गया है? दिक् दर्शनम। अब इसका ये तो था हमारा केवल व्यंजन हो, केवल क्या हो? व्यंजन हो, तो हमारे ये रूप बनेंगे। अब अगर स्वर आ जाए, कहाँ पर? मतलब पहले वर्ण के बाद में दूसरे वर्ण में यदि यहाँ पर स्वर आ जाता है, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाता है, तो क्या करना है? तो भी वो तीसरा ही रूप हो जाएगा। स्वर के आने पर भी क्या होगा? तीसरा ही रूप होगा। कि यहाँ पर क्या है हमारे पास? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ भी तीसरा है या फिर चौथा है, तो ये क्या बन जाएगा? दोनों मिलके तीसरा बन जाएगा। अब एक और बात बताइए कि यहाँ पर पहला है, दूसरा है और तीसरा है और चौथा है, इनमें से कोई भी है, और यहाँ पर हमारे पास स्वर है, तो ये दोनों मिलके भी क्या बन जाएंगे? तीसरा वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीसरा वन बन जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ हमने लिखा वाक और यहाँ लिखा है हमने ईश, ठीक है। और इससे पहले जब हम व्यंजन संधि बताई थी तब क्या बताई थी मैंने? जगत प्लस ईश, ठीक है। एक और उदाहरण बताती हूँ यहाँ पर। शट प्लस आनन, ठीक है, शट प्लस आनन। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो वाक है, क्योंकि स्वर आ गया है, इसलिए जो वाक है, चाहे स्वर आए चाहे कोई भी वर्ण आए, जश्त्व संधि में क्या होगा कि जो पहला वर्ण है उसका तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वाक आधा ग, क्योंकि क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है, और ग आधे रूप में लिखा जाएगा। अब ये जो ई की मात्रा है वो हम इसमें लगाएंगे, और ये बन गया हमारा वागीश। इसी तरह से ये देखिए, ये क्या हो गया? जगत प्लस ईश। तो जगत प्लस ईश में क्या करा हमने? ज, ग और त की जगह तीसरा वन आ जाएगा द में बड़ी की मात्रा लग गई, और ये बन गया हमारा जगदीश। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? शट धन आनंद। शट धन आनंद में जो ट है अपने तीसरे रूप में क्या आ जाएगा? ड से डमरू आ जाएगा, और ड से डमरू अपने आधे रूप में हो जाएगा। तो आधा ड बनेंगे, तो आधे ड के अंदर आ की मात्रा लगाओ, ये बन गया डा, और ये हो गया नन। क्या बन गया है? षडानन। क्या बन गया है? ये षडानन। तो ये है हमारी जश्त्व संधि, जिसमें पहले वर्ण यानी कि प्लस के पहले वर्ण में, पहले शब्द के अंदर अगर कोई वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है और बाद में तीसरा, चौथा आता है, तो दोनों मिलके यहाँ पर तीसरे वर्ण, ये जो पहला है वो तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये आप फॉर्मूला देख लेना, इस फॉर्मूले से आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा है और यहाँ तीसरा, चौथा है, तो ये जो स्थान है ये वाला, ये क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, ये इसी को देख के बनेगा तीसरा। अब यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा है और यहाँ स्वर है, तो इस स्वर को देख के यहाँ तीसरा वर्ण बनेगा और तीसरे के अंदर स्वर आपको जोड़ना है। तो ऐसे आपका जश्त्व संधि पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारी जो तीसरी संधि आती है
चौथी जो संधि आती है वो हमारी चर्त्व संधि। कौन सी आती है? चर्त्व संधि आती है। चर्त्व लिखेंगे, ठीक है। चर्त्व संधि का जो नियम है वो देखिए, चर्त्व संधि का जो सूत्र है वो क्या है? खरीच। अब खरीच में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि खर वर्ण होता है, जैसे झल वर्ण होता है वैसे खर वर्ण भी होते हैं। ये झल, खर और ये अब है और ये हया है, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये प्रत्याहारा वर्ण होते हैं। अब प्रत्याहारा वर्ण भी हम एक क्लास लेंगे जिसमें प्रत्याहारा वर्ण कौन कौन से और उनमें कौन कौन से वर्ण जोड़े गए हैं और वो ये प्रत्याहारा वर्ण कहाँ से निकले हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। पहले हम संधि पढ़ लेते हैं कि सूत्र द्वारा खर वर्ण किसे बोलते हैं? झल वर्ण किसे बोलते हैं? अब देखिए, झल वर्ण हमने पढ़ा था, तो मैं आपको यहां लिख लेती हूं कि झल वर्ण होता है वर्ग का और किसी भी वर्ग का। वर्ग कितने होते? 5। पांचों वर्ग के पांच वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होता है, उसे क्या बोलते हैं? झल वर्ण। यानी कि पांचों वर्ण का, हिंदी में ही लिखती हूं मैं इसको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पांचों वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाता है? झल वर्ण कहलाता है। और हम अब क्या बोलते हैं? खरीच, यानी कि खर वर्ण। अब खर वर्ण क्या बोलते हैं? पांचों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण और साथ में श और श और ह, ये चारों वर्ण आ जाते हैं। ह नहीं है इसमें, ना, सॉरी, इसमें ह नहीं है, ठीक है। होने पर झल वर्णों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श ह के स्थान पर चर वर्ण क, च, ट, त और प, श, स हो जाते हैं। अगर साधारण भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि यहां पर क्या है? झल वर्ण है। यहां पर क्या है? झल वर्ण है, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा? झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? खर वर्ण हो जाएगा। झल वर्ण यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श और ह, ये वर्ण है, तो उनके स्थान पर श, स और पहला और दूसरा वर्ण ये हो जाएगा बस। और कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, इसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला है। बस इतना बोला है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श ह के स्थान पर पहला, दूसरा और स ह नहीं होगा, ये वर्ण हो जाएगा, यानी कि झल के स्थान पर खर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा? स्थान पर चर वर्ण आते हैं, इसलिए उसे क्या बोला गया है? खरीच। चर वर्ण आते हैं। अब चर वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला हो जाएगा क, फिर च, फिर ट, फिर त और प। उसके बाद आ जाएगा ख, क का दूसरा वर्ण जो आ जाएगा ख। इसके साथ आएंगे खर वर्ण जो हम बोलते हैं प्रत्याहारा वर्ण में। अब इसी का आ जाएगा ख, इसी का आ जाएगा छ, इसी का आ जाएगा ठ, इसी का आ जाएगा थ और इसी का आ जाएगा फ। बस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी और यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बहुत सारे वर्ण इसके अंदर आते हैं। अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं अब हम यहाँ पर इसकी परिभाषा हमने देख ली है कि सूत्र द्वारा खर वर्ण का पहला, दूसरा श स पर होने पर झल वर्णों के वर्ग के 1, 2, 3, 4 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श ह के स्थान पर चर वर्ण क, च, ट, त, प श होते हैं। ये हो जाएगा क, च, ट, त और प, ये रहा, और श हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर पहला, दूसरा है तो ये सिर्फ पहला हो जाएगा, पहला वर्ण बन जाएगा, उसका अपना पहला रूप आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं कैसे होता है ये जो चर्त्व संधि है वो अपना झल वर्ण और खर वर्ण के स्थान पर चर वर्ण कैसे हो जाएगा ये देखना है। खरीच क्या है? च वर्ण, कि झल यहाँ पर झल आता है या फिर खर वर्ण आता है। अब खर और झल मैंने आपको बता दिया है, तो उसके स्थान पर च वर्ण आ जाएगा। च वर्ण कौन सा होता है? केवल च नहीं, पहला वर्ण और श, स
और श, बस ये आ जाएंगे और कुछ नहीं आने वाला। पहला बन जाएगा, चाहे वो दूसरा है, दूसरे का पहला, तीसरा है, तीसरे का पहला, चौथा है, चौथे का पहला, ठीक है, ये बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। अब हम करते हैं इसके उदाहरण। देखिए उसके उदाहरण, उद प्लस स्थानम, यहाँ आ जाएगा हमारा सद प्लस कार। तो देखिए उद प्लस स्थानम में क्या होगा, यहां पर कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण, और कौन से वर्ग का है, ये त वर्ग का है। तो त वर्ग का तीसरा है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये च वर्ग का, कि त वर्ग का हो या झल हो या खर हो, ठीक है, या तो झल हो या खर हो। तो यहाँ पर झल और खर दोनों में से आ रहा है। तो हमारा ये जो तीसरा वर्ण है वो क्या बन जाएगा, पहला वर्ण बन जाएगा, यानी कि आधा त बन जाएगा। तो हमारा यहाँ संधि क्या बनकर आएगी, उत, उद की जगह उथ, ये संधि बनकर आएगी उत्थानम। क्या आएगी, उत्थानम। आगे देखिए लिखा हुआ है सद प्लस कारह, तो सद प्लस कार आधा त बन जाएगा, द इज इक्वल टू त बन जाएगा। देखिए कोई भी हो, चाहे यहाँ पर क, ख, ग और घ हो, च, छ, ज और झ हो, ट, ठ, ड या ढ हो, त, थ, द या फिर ध हो, या फिर प, फ, ब और भ हो। इन सभी के स्थान पर इसका हो जाएगा क, इसका हो जाएगा च, इसका हो जाएगा ट, इसका हो जाएगा त और इसका हो जाएगा प, यानी कि पहला वर्ण आ जाएगा। तो यह सद प्लस कार जो लिखा हुआ है, देखिए सद प्लस कार में जो द है वो त बन गया है, तो यहाँ हमारा आधा त सद कार, सत्कार हो गया है। इसी तरह से देखिए सद प्लस धर्म, क्या बन गया है, ये सद प्लस धर्म, सद्धर्म, क्या बन गया है, सद्धर्म, ठीक है। तो क्या हो गया है, सद प्लस धर्म सद्धर्म है। और उदाहरण देखिए इसके और है यहाँ पर, विपद प्लस काल। तो विपद में ये क्या हो गया है, द, तो द इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधा त, ये बन जाएगा हमारा विपत्त काल। क्या बन गया, विपत्त काल, यानी कि बुरा काल। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर विपत्त काल के बाद आता है लभ, लभ प्लस स्ययते, क्या हो जाएगा, लभ प्लस स्ययते। अब लभ किस वर्ग का है, प वर्ग का है, तो लभ पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण आता है, प फ ब भ, चौथा वर्ण आता है, तो ये अपना पहले रूप में आ जाएगा, पहले वर्ण में आ जाएगा। चाहे यहाँ पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, पांचवें वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण आता है उसी वर्ग का ये पहला वर्ग बन जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वही बनेगा लप्य, आधा प स्ययते, लप्सयते, क्या बन जाएगा, लप्सयते। तो ऐसे है हमारी ये चर्तु संधि, ये चर्तु संधि के सारे उदाहरण है। आगे चलते बच्चों, यहाँ हमारी पांचवी संधि जो आती है वो है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि जो सूत्र है मो अनुस्वार, क्या बोला है, मो अनुस्वार, कि यानी कि जो म है वही अनुस्वार है। और अनुस्वार किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं, ये अनुस्वार है, यानी कि जहां पर भी म आया है, प्लस के पहले जहां पर भी म आया है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनुस्वार में। कि सूत्र द्वारा पदांत मकार, मकार क्या होता है, ये इसे मकार बोलते हैं, मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाएगा यदि सामने कोई व्यंजन हो तो। कि यहाँ पर तो व्यंजन है और यहाँ पर क्या है, मकार है, म है, तो ये अगर शब्द बन के आएगा तो ये जो म है इस व्यंजन के ऊपर लगकर, इसी ये जो म है इस सामने, इसके सामने जो भी शब्द है, जो भी वर्ण है, उस वर्ण के ऊपर ये इस अनुस्वार का रूप ले लेगा। ठीक है, व्यंजन तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ इस म को, ये म जिस शब्द के साथ में है उस शब्द में ये एक ऊपर अनुस्वार लग जाएगा म का, यानी कि म इज इक्वल टू अनुस्वार। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके लिए उदाहरण देख लिए, एक और होता है कि हरीम वंदे, हरीम प्लस वंदे, हरीम वंदे इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा हरीम वंदे। ठीक है, क्या बन गया है, हरीम वंदे, अनुस्वार बन गया। मकार क्या हो गया है, म इज इक्वल टू, आधे म इज इक्वल टू अनुस्वार हो गया है। तो अनुस्वार किसको बोलते हैं, जो एक बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखिए यहाँ पर और होगा सत्यम वद, तो ये हो जाएगा हमारा सत्यम वद। ठीक है, क्या बन गया है, सत्यम वदः।
धर्मम प्लस चर, तो ये हो जाएगा धर्मम। अब ये धर्मम बोलने में तो वही आएगा, उच्चारण करने में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, संधि सिर्फ लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा धर्मम प्लस चर, प्लस नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही धर्मम चर। ठीक है, एक ही शब्द में आप लिख सकते हैं, हरिम वंदे सत्यम वद धर्मम चर। रामम नमामि, एक शब्द और लिखते हैं हम यहाँ पर, रामम प्लस नमामि। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा रामम नमामि। देखिए ऐसे अनुस्वार बन गया, यानी कि मकार जो है, यानी कि म जो है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और देखिए, एक और उदाहरण है, कार्यम प्लस शुरू, तो ये हो जाएगा हमारा कार्यम यहीं पर और शुरू। ठीक है, तो ये देखिए अनुस्वार संधि हो गई। मुझे लगता है आपको पूरी समझ में आ गई है, क्योंकि अब कितने भी उदाहरण दे दो आप कर लोगे, क्योंकि जो मकार है यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए, यहाँ पर ये व्यंजन होने चाहिए और यहाँ हमारा म होना चाहिए। तो ये जो म है इज इक्वल टू अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, मकार जो है उसका अनुस्वार आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब चलते बच्चों हमारी 6 नंबर की संधि, और 6 नंबर की संधि क्या है, अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक संधि क्या होती है कि जहां पर भी आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक जैसे शब्द लिख लिया है आपने, ये जो वर्ण होता है, ये अंग, इया, अण, न और म, ये जो वर्ण होते हैं इन्हें बोलते हैं पंचम अक्षर। पंचम अक्षर, ठीक है, पंचम अक्षर यानी कि हर वर्ण का 5वां अक्षर, कोई भी वर्ण का 5वां अक्षर है वो अपने तीसरे वर्ण में आ जाएगा, सभी अपने तीसरे रूप में आ जाएंगे, तो वो होती है अनुनासिक संधि। तो क्या लिखाया है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि यदि पद के अंत में यर यानी कि ह को छोड़कर शेष सभी व्यंजन, यर किसे बोलते हैं, ह नहीं है क्योंकि व्यंजन में ह तक है, क से लेकर ह तक हमारे व्यंजन माने गए हैं, और ह को छोड़कर जितने भी व्यंजन है वो सारे के सारे, ठीक है, ह को छोड़कर शेष सभी व्यंजन आए और उसके बाद अनुनासिक इयमंगनन आए, तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। कैसे होगा देखिए, एक शब्द लिखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वाग, क्या लिखा हुआ है, वाग। वाग कौन सा हो गया है, ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है ये, वाक धन मूलम, ये क्या है, मूलम। अब म क्या है, ये अनुनासिक, म क्या है, अनुनासिक, यहाँ पर अनुनासिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए, यहाँ अनुनासिक है और यहाँ पर कोई भी वर्ण हो, यानी कि ह को छोड़कर, बस ह को छोड़कर यहाँ कोई भी वर्ण हो तो वह जिस वर्ग का है उसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाएगा। जैसे ये वांग्मय बन गया है, क्या बन गया है, वांग्मय। अब वांग्मय कैसे बना है, देखिए ये जो वांग्मय बना है वो कैसे बना है, हम इसे वाग प्लस मूलम, वाग्मय भी बोल सकते, एक उदाहरण अलग से है कि वाग, ठीक है, वाग प्लस मूलम। तो वाग प्लस मूलम का क्या हो जाएगा, यहाँ हमने यहाँ लिखा वा, और ग कौन से वर्ग का है, क वर्ग का 5वां कौन सा है, ये वर्ग है, तो ये वर्ग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये अंग लगाएंगे, अंग के अंदर हम ये लगाएंगे और ये बन जाएगा वांग्मय। क्या बन जाएगा हमारा, वांग्मय, यानी कि अनुनासिक बन जाएगा और उसके साथ में कुछ भी हटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, षड मयूरवा, क्या लिखा है, षड मयूरवा। अब षड कौन सा वर्ण है, ट वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया है, ये तीसरा वर्ण हो गया है, तीसरा वर्ण है तो ड का अण हो जाएगा, ड का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, ग का अंग हो जाएगा, तो ये ड क्या बन जाएगा, श, और श के साथ में आधा वर्ण आप अण पहले से ही लगा लीजिए। अब आपका क्या बनेगा, षड और यह मयूरवा, ये बन गया अपना षड मयूरवा। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक वांग्मय का देखा, और ये वाग्मूलम, वाग्मूलम है तो वांग्मूलम हम इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये षण मयूरवा हो गया, ये षड्रम मयूरा, ये षड्रम मयूरा नहीं होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। आगे देखिए और देखते हैं इसके उदाहरण और देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे 7 + 4, ठीक है।
अब देखिए क्या कहा है कि ह को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ ह को छोड़कर कोई भी वर्ण हो जाएगा। अब ये त है, यहाँ पर कोई भी वर्ण हो जाएगा, यहाँ त है। अब त का पंचम अक्षर कौन सा है, यहाँ पर न आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, संचार। क्या लिखेंगे, संचार, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और शब्द बनता है हमारा, एक मैंने और उदाहरण दिया था आपको, जब आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो व्यंजन संधि में उदाहरण व्यंजन संधि के रूप में दिया था, और वो था यहाँ पर जगत प्लस नाथ। तो जगत प्लस नाथ में त वर्ग का आधा वर्ण कौन हो जाएगा, इसका पंचम अक्षर, तो ये बन जाएगा हमारा जगत। ये बन जाएगा जगत, जगन। क्या बन जाएगा, जगन प्लस नाथ। जगन प्लस नाथ। नाथ ऐसा का ऐसा आएगा, यहाँ पर चार ऐसा का ऐसा आएगा। सिर्फ ये जो वर्ण है प्लस के पहले वाला, ये अपना पांचवा रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, ये पांचवा रूप ले लेगा। जैसे एक और बताती हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा सत्य प्लस मार्ग। क्या आ जाएगा, सत्य प्लस मार्ग। तो ये सत्य प्लस मार्ग क्या बन गया है, यहाँ पर स त में क्या बन गया है, न में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन गया है, सन्मार्ग। क्या बन गया है, सन्मार्ग। एक और उदाहरण है वाक प्लस महिमा। क्या आ गया है, वाक प्लस महिमा। दिक प्लस मात्रम, और दो उदाहरण और है यहाँ पर, तत्व प्लस नयनम, मयनम। ठीक है, मयनम, और तत्व प्लस मात्रम। ठीक है, तो देखिए वाक प्लस महिमा, तो ये महिमा तो हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये वा भी ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इस क में ही परिवर्तन करना है, तो क में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ये जो क है वो क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा, इसका पांचवा रूप बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पर हम इसको पांचवें रूप में लिखेंगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, वांग महिमा। ठीक है, इस अंग के नीचे हम लिख सकते हैं वांग महिमा। अब दिक प्लस मात्रम, तो दिक प्लस मात्रम क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या बना है, दिक मात्रम क्या बना है, दी और अंग बन गया है, ये कब क्या बन गया, अंग बन गया है, और यहाँ लगाओ मात्र म, ऐसे लिखेंगे दिंग मात्रम। क्या बनेंगे, दिंग मात्रम। आगे देखिए तत्व प्लस नयनम, तो ये हो जाएगा हमारा त का जो पंचम अक्षर है वो क्या हो जाएगा, न, आधा न, तन्मयनम, तन्मयनम। ठीक है, आगे देखिए तत्व प्लस नयनम, तो त पहले से ही बना दो आधा न, तो ये हो जाएगा हमारा तन प्लस मात्रम। ये तन प्लस तत्व प्लस मात्रम का हो जाएगा तन्मात्रम। ठीक है, तो ये देखिए हमारी व्यंजन संधि जो है वो आज अनुनासिक संधि के साथ में पूरी हो गई है। पूरी 6 संधियां आज हमने पढ़ ली है। 6 संधि में कौन कौन सी संधि पढ़ी है, च्युत्व संधि, श्रुत्व संधि, जस्त्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि और अनुनासिक संधि। ये 6 संधियां ही है बच्चों जो आपके सिलेबस में आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। तो हमने सारे उदाहरण भी कर लिए हैं, सारे एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, कैसे सॉल्व करना है आपको ये भी देख लिया है। ठीक है, तो आज हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।